हेलो बच्चों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 8 है फिजिक्स का, जिसमें अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेहतर तरीके से, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अभी मैं करवा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जीरो से लास्ट तक मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा देखिए बच्चों, चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि मैं जो है नीट लेवल का फिजिक्स लेकर के चल रहा हूं, ताकि अभी से आपको क्या करना हो, अभी से आपको नॉलेज होता चले। और कुछ भी नहीं है, बेहद ही आसान है, बेहद सरल है फिजिक्स, बेहद सरल सब्जेक्ट होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, यहाँ पर हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो हमने यहाँ पर जैसे ये कोई वलय दिया था, वलय पर हमने डेरिवेशन कराया था। अगर एक वलय यहाँ पर दिया गया है तो वलय में कब, यानी इसका कब मैक्सिमम वैल्यू होगी और कब मिनिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अधिकतम कब होगा, हमने क्या केस फर्स्ट निकाला था, इसमें केस x की वैल्यू प्लस r बाई अंडर रूट 2 आएगा, तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2 होगा, तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और यहां पर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए, हमने बताया था कि अगर कोई रिंग है, रिंग या वलय, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, उस पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर से अवे होगा, यानी सेंटर से दूर होगा। अगर वही रिंग नेगेटिव है, अगर उस रिंग पर नेगेटिव चार्ज है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, यानी सेंटर की ओर होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा वीडियो या पूरी की पूरी क्लास समझ में आ रही है तो लाइक तो करते रहा करिए यार, लाइक तो जरूर किया करो। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर निकाल रखा था E इक्वल टू के क्यू एक्स अपान ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। हमने मान लिया इफ एक्स यानी यक्स की जो वैल्यू है आर से बहुत अगर छोटी हो, यानी रेडियस से, यानी ये जो डिस्टेंस हमने मान रखा था उधर डिस्टेंस, यानी यक्स को हम क्या करें, सेंटर की ओर लाएं, यानी एकदम नजदीक लाएं। तो यहां पर आर की अपेक्षा अगर यक्स बहुत छोटा हो जाए तो हम क्या करेंगे, ई एक्स छोटा है आर से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपान आर पावर 2 होल पावर 3/2। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज निग्लेक्ट वैल्यू, यानी इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या मान लेंगे, निग्लेक्ट। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को हम एक निग्लेक्ट वैल्यू मान करके एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर पावर कितना आ जाएगा, आर पावर 3 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। इसी के साथ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, यानी कोई चाप है, वृत्ताकार चाप। वृत्ताकार चाप आप लोग समझते हैं कि वृत्ताकार चाप क्या होता है। तो वृत्ताकार चाप को अगर हमने यहां पर इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे, इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना यहां पर करेंगे पॉइंट सी पर। हमने देखिए मान रखा है बच्चों, यहां पर पॉइंट सी से इस चाप के बीच की डिस्टेंस या इसकी रेडियस कितना मान रखा है, आर मान रखा है। तो यह भी इसका रेडियस ही होगा, इसकी भी डिस्टेंस आर होगी, और यहां पर ये भी डिस्टेंस आर होगी, यहां से मिला है तो ये भी डिस्टेंस आर होगी बच्चों। तो हमने मान लिया कि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, और इसको स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं डी थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वृत्ताकार चाप के कारण इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है।
तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए हमें किसके कारण, चाप के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने चाप को पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस चाप की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। और इसमें हमने बताया है कि जब भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, चाहे आर्क हो या कोई वलय हो, ठीक है, अगर उसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अवे होगी, मतलब उससे दूर की ओर होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत मायने रखता है बच्चों, डायरेक्शन याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है इंटर में भी बहुत पूछता है और आगे जाकर के आईआईटी नीट वगैरह में भी बहुत पूछता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो लेवल है, एकदम लेवल मैं नीट का ही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि कुछ भी अंतर नहीं है, ना इंटर और नीट के लेवल में कोई भी अंतर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक में आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा है कि हम आगे भी करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो आपको यही फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो अभी से आप कवर करते रहिए। देखिए तो हमें क्या निकालना है, टोटल देखिए यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट सी पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए बच्चों यहां पर दो प्रकार के एक्सिस होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉस थीटा में टूटता है, दूसरा साइन थीटा में। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल प्लेन जो है, हॉरिजेंटल प्लेन पर यानी एक्स अक्ष टूटेगा तो यहाँ पर हम डी कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसको देखिए ईसी पॉइंट पर, ईसी का मतलब पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पहले ई एक्स के कारण यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे, वाई का बाद में करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा ई एक्स इंटीग्रेशन डी ई एक्स। देखिए बच्चों हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट यानी इसको मान रखा है कि यहां से यहां तक स्मॉल डी क्यू चार्ज दिया गया है और इसके बीच की जो लंबाई है यानी लेंथ है वो स्मॉल एल है। यानी इस आर्क की पूरी लंबाई हमने स्मॉल एल मान रखा है और एक छोटे से खंड की लंबाई क्या मान रखा है, स्मॉल डी एल मान रखा है। तो यहां पर अगर हमें क्या करना होगा, इसकी गणना करनी होगी, प्रत्येक पूरे की गणना करने के कारण यहां पर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। पूरा अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल आएगा। तो देखिए यहां से हमने E की वैल्यू प्राप्त कर रखा है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने यहां पर चार्ज क्या मान रखा है बच्चों, स्मॉल डी क्यू मान रखा है, तो डी क्यू रख देंगे। तो यहां से ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यही तो है, कॉस थीटा अपने स्थान पर है, इसकी वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो अब देखिए जो वैल्यू नहीं बदलती हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको बाहर कर लेंगे। यानी ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी क्यू। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या है बच्चों, थोड़ी सी समस्या क्या है कि अगर यह कॉस थीटा डी थीटा होता तो हम इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन यहां पर कॉस थीटा डी क्यू है तो इसको हमें क्या करना होगा, यह वैल्यू चेंज करनी होगी। इस वैल्यू को चेंज करके हम क्या करेंगे, यहां पर डी थीटा लाने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों फिजिक्स एक क्या है, लॉजिकल यानी लॉजिक पर चलता है, एक से अधिक लॉजिक एक ही फॉर्मूले में लग जाते हैं। तो आप लॉजिक से घबराना नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है, दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे रेडियस त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा को हमने स्मॉल डी थीटा मान रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा इक्वल टू इसकी लेंथ हमने क्या मान रखा है, स्मॉल डी एल। तो यहां पर रख देंगे तो ये आ जाएगा
dl, देखिए यहां से कन्वर्ट करेंगे तो dl इक्वल टू आर डी थीटा। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, dl इक्वल टू क्या आया, आर डी थीटा। अब हमने, अब यहां पर जाते हैं, थोड़ा से पीछे बैक होते हैं बच्चों। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी किसी लेंथ पर आवेश का वितरण। तो हमने बताया था सिग्मा या लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा। यहाँ पर हमने इसको चार्ज क्या मान रखा है बच्चों, डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। तो डीएल को हम यहां से कन्वर्ट कर लेंगे, डीएल इक्वल टू डी क्यू अपान क्या लिखेंगे, लैम्डा, और इसको उठा करके उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, डीएल के स्थान पर क्या लिख देंगे, डी क्यू अपान एल इक्वल टू आर डी थीटा। अब लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने लिखा कोण बराबर चाप बटे रेडियस होता है, तो यहाँ पर डी थीटा इक्वल टू डी एल अपान आर हो जाएगा। हमने इसको क्या किया, डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, आर का इधर मल्टीपल कर देंगे। हमने रैखिक आवेश घनत्व में पढ़ रखा है कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपान डीएल होता है। ठीक है, तो यहाँ से डीएल इक्वल टू डी क्यू अपान लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा तो लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बच्चों, यहाँ पर डी क्यू के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो नोट करते रहिए। आपको क्या, एक एक पॉइंट आपको नोट करते रहना है, कि नोट करते रहेंगे तो आपको बेटर तरीके से याद रहेगा बच्चों। और पढ़ने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप उसको क्या करिए, नोट करते रहिए, लिखते रहिए। तो आपको क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कि कभी भूल गए तो जरूरत पड़ेगी तो आप उसको देख सकते हैं फिर से। आगे देखिए, यहां पर हमने लिखा था ई एक्स इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। यहां पर क्या था बच्चों, कॉस थीटा डी क्यू, यही तो था। तो डी क्यू के स्थान पर हम क्या लाएंगे, लैम्डा आर डी थीटा। तो हमने लिखा ई एक्स इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू लैम्डा आर डी थीटा। इतना हमने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर ई एक्स इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पर ये भी वैल्यू नो चेंज, यानी ये भी वैल्यू चेंजिंग नहीं आएगी इसमें भी, यानी इसका जो आवेश घनत्व है ये भी नहीं बदलेगा और रेडियस भी नहीं बदलेगी। इनको बाहर कर लेंगे तो लिखेंगे लैम्डा इंटू आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ई एक्स इक्वल टू के, ये आर स्क्वायर से एक तो आर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा के अपान आर बचेगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पर हमने एक चीज और यूज कर रखा है, देखिए बच्चों, आर्क के लिए अगर यह आर्क पूरी की पूरी पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यह अपर स्ट्रीम होगा और यह लोअर स्ट्रीम होगा। तो अपर स्ट्रीम के लिए हमने अल्फा मान रखा है और लोअर स्ट्रीम के लिए हमने क्या मान रखा है, बीटा मान रखा है। तो यहां पर हम एक अपर लिमिट यूज करेंगे अल्फा यहां पर, और लोअर लिमिट यूज करेंगे माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे देखते हैं बच्चों। हम एक फार्मूला यहां पर मैथमेटिकल लॉजिक है, ये मैथ में आपने फार्मूला देखा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट होता है साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, बायो के छात्र जो हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें फार्मूले जो है थोड़ा से इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, ई एक्स इक्वल टू लैम्डा के अपान आर। कॉस का इंटीग्रेट जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहां पर हम लिखेंगे अल्फा टू माइनस बीटा। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अपर स्ट्रीम लिमिट जो होती है एक बार थीटा के स्थान पर अल्फा रखेंगे और लोअर लिमिट स्ट्रीम जो होती है थीटा के स्थान पर माइनस करके बीटा रख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा के अपान आर और यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, यहां पे कर देंगे और ये माइनस जो है आ जाएगा बाहर। तो लिखेंगे ई एक्स इक्वल टू लैम्डा के अपान कैपिटल आर साइन लैम्डा, सॉरी बच्चों, साइन अल्फा माइनस, या बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन बीटा लिख देंगे। तो यह एक्स एक्सिस के कारण यहाँ पर हमें पॉइंट सी पर, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो लेमडा के अपान आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों। यदि हमने यहां पर इसको, यहां पर पूरा एंगल अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो यह जो एक्स एक्सिस है हमने क्या बताया कि यह दो भागों में डिवाइड होगा। तो यह भाग क्या कहलाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं इफ, यदि यहां पर लिख सकते हैं बच्चों अल्फा इक्वल टू थीटा बाई टू और बीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा बाई टू, क्योंकि पूरा एंगल क्या है थीटा हमने मान रखा है। तो यह वाला एंगल क्या होगा थीटा बाई टू और यह भी एंगल क्या होगा थीटा बाई टू। तो पुट द वैल्यू ऑफ इट, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था कि कितना आया था लैम्डा एक्स अपान कैपिटल आर इंटू लैम्डा के था बच्चों, सॉरी, इसमें लैम्डा के अपान कैपिटल आर इंटू क्या था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा के अपान कैपिटल आर साइन अल्फा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे थीटा बाई टू प्लस बीटा के स्थान पर भी क्या लिखेंगे थीटा बाई टू। तो यहां पर हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू लैम्डा के अपान कैपिटल आर, ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू। बेहद सिंपल लॉजिक है बच्चों, बेहद आसान है, इसको इस तरीके से स्टडी करिए और एक भी पॉइंट को आप इसको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा लॉजिक देखना है, पूरा का पूरा टॉपिक एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए। देखिए यहां पर अब आएगा ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा के अपान कैपिटल आर इंटू, यहाँ पर टू भी लिख लेंगे, इंटू साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना बनेगा ई एक्स इक्वल टू टू लैम्डा के अपान कैपिटल आर इंटू साइन थीटा बाई टू। अब जहां यहां पर देखिए बच्चों कि हमने क्या फाइंड किया है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर को अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो चार्ज की डेंसिटी को हम यहाँ से लैम्डा से डिनोट करते हैं। के क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बच्चों, और आर क्या है रेडियस है किसी वलय की क्या है रेडियस या आर्क की रेडियस, थीटा क्या है एंगल है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें आर्क में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। फॉर पॉजिटिवली चार्ज आर्क डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एन आर्क, अगर आर्क को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उससे अवे होगा, उससे क्या होगा सेंटर से दूर हटेगा, सेंटर से दूर की ओर होगा। यानी हमने क्या बताया अवे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे होगा। और
फॉर नेगेटिव चार्ज आर्क डायरेक्टेड टू वर्ड्स एंड आर्क, कहने का मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर इस आर्क को हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता तो इसका डायरेक्शन क्या होता, टूवर्ड्स होता, कहने का मतलब कि सेंटर की ओर होता। अभी क्या था कि अवे हो रहा था, यानी सेंटर से दूर हो रहा था, लेकिन यह क्या है, सेंटर से नजदीक की ओर, यानी सेंटर की ओर इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखना है बच्चों। हमने क्या बताया था, एक्सिस दो हैं, एक्स और वाई। तो अब हम वाई कंपोनेंट में गणना करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई वाई इक्वल टू हमने लिखा है इंटीग्रेशन डी ई वाई साइन थीटा। तो साइन देखिए, जब हम क्या करें, क्षैतिज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहां पर क्षैतिज में, तो यहां पर हम क्या लेंगे, साइन का यूज करते हैं। और ऊर्ध्वाधर के लिए हम किसका, सॉरी बच्चों, क्षैतिज में हम कास का यूज करते हैं और ऊर्ध्वाधर में साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्षैतिज होता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर होता है। तो ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई वाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने जो प्राप्त था, ई वाई इक्वल टू लेमडा के अपान आर, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर अपर लिमिट अल्फा है और लोअर लिमिट क्या, माइनस बीटा है। अब यहां से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर रख देंगे ई वाई इक्वल टू लैम्डा के अपान कैपिटल आर, यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, अपर स्ट्रीम अल्फा और लोअर स्ट्रीम क्या होगा बच्चों, माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा कि अब यही वैल्यू इसमें पुट करनी होगी, लैम्डा के अपान कैपिटल आर, कॉस माइनस कॉस अल्फा माइनस यहां पर रखेंगे कॉस माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि यह वैल्यू यानी कॉस की जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ई वाई इक्वल टू लैम्डा के अपन कैपिटल आर ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में वाई कंपोनेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें प्राप्त हो रही है वो लैम्डा के अपान आर ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पर यदि देखिए, अगर यहां पर लिख देते हैं बच्चों, इफ अल्फा इक्वल टू थीटा बाई टू और बीटा इक्वल टू थीटा बाई टू हो, तो यहां से ई वाई इक्वल टू लैम्डा के अपान आर, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई वाई पर यानी वाई कंपोनेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। कब, जब यहां पर ऐसी सिचुएशन हो, कंडीशन हो कि अल्फा और बीटा दोनों सेम हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जीरो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल यहां पर हमने दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इन द फॉलोइंग केस, यानी और है फर्स्ट केस हमने लिख दिया है कि इसमें हमें क्या करना है, इसके करंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, इसके केंद्र पर, इन द फॉलोइंग केस, इस केस में इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना बनेगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर अगर हमने क्या बताया बच्चों कि अगर कोई भी आर्क है या कोई वलय है, ठीक है, अगर उसको हम पॉजिटिवली चार्ज दें, अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, यानी उससे दूर होगा। तो अब हमें पता चल जाना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इसमें इतना सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना कठिन हो जाएगा बच्चों। लेकिन हम बार बार
डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे अवे होगा, इससे दूर की ओर होगा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखिए इधर होगा। अगर हम इसको एक्स एक्स से माने, एक्स अक्ष की धन दिशा और इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होगी बच्चों। तो वाई अक्ष की कैसी दिशा है, ये ऋण दिशा है। अब देखिए यहां पर हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी भी वलय के केंद्र पर, किसी भी रिंग के, ठीक है, रिंग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है। ठीक है, रिंग के केस में अगर हम रिंग की बात करें, रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनती है तो हो जाएगा कितना, 2k लैम्डा अपान क्या बनेगा बच्चों, r इंटू साइन थीटा तो होता है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर इसको देखें तो यहाँ पर I होता है और y अक्ष पे क्या होता है, J होता है। और देखिए जैसे यहाँ पर इसकी बात करें घटकों की तो x अक्ष पे क्या होता है I कैप, y अक्ष पे क्या होता है J कैप और z अक्ष पे क्या होता है बच्चों K कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये y अक्ष पे क्या होगा, J होगा, लेकिन कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि y अक्ष की ऋण दिशा में है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार बोर्ड पेपर में पूछा गया था, थोड़ा से इससे हट करके था लेकिन जस्ट ऐसा ही था। ठीक है, तो उसमें देखिए पेपर के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी टॉपिक को पूरे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आप क्या करिए, कवर कर लीजिए। उसके बाद मैं एक एक टॉपिक लेकर के, एक एक क्वेश्चन लेकर के मैं हल कराऊंगा पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, 2 से 3 साल का पेपर मैं पूरा कराऊंगा, हल करा दूंगा। ठीक है, तो अभी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चला आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम कवर करते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी क्वेश्चन, एक भी चीजें छूटी नहीं रहनी चाहिए। हम पूरा कवर करेंगे, उसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है बच्चों, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा प्यारा लाइक जरूर करते रहें, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मोटिवेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप, ठीक है, और एक जुनून पैदा करो कि हमें पढ़ करके कुछ करना है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जाना है या कुछ भी, तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। फिजिक्स ऐसा है कि बहुत आसान तरीके से समझ में आता है और ये मेरी गारंटी है कि मैं फिजिक्स आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ या किस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन अगले क्लास में, तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ पिछले वाली वीडियो में हमने कुछ बता दिया था, लेकिन बच्चों वहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीप में जाकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड को और डीप में जाकर के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और अच्छे तरीके से नॉलेज करने की कोशिश करें। धन्यवाद।